मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको वेद अभिकरण के आवश्यक तत्व के बारे में बताऊंगी। मतलब कि एजेंसी के आवश्यक तत्व क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसका अध्ययन हम करेंगे। इसको पढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बेल आइकन दिया गया है, अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। वेद अभिकरण के आवश्यक तत्व। भारतीय संविधान अधिनियम में दिए गए एजेंसी प्रावधानों के आधार पर वेद अभिकरण के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। देखिए, इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन आप जो है जब भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी आवश्यक तत्व के मतलब कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो उपनिधान का हो, गिरवी का हो या और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, आप जब कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यक तत्व की बात करते हैं तो पहला आवश्यक तत्व होता है दो पक्षकारों का होना। तो आप आंख बंद करके ये 2 पॉइंट तो लिख सकते हैं कि 2 पक्षकार हो और फिर 2 पक्षकार सक्षम होना चाहिए। ये 2 पॉइंट आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के आवश्यक तत्व में डाल सकते हैं। अब आइए हम इसके पहले पॉइंट की बात करते हैं। मालिक अभिकर्ता एजेंट नियुक्त करने के लिए सक्षम हो। मतलब यहाँ भी 2 पक्षकार होंगे, एक होगा मालिक और एक होगा एजेंट। अब मालिक क्या होना चाहिए? वो एजेंट नियुक्त करने के लिए सक्षम होना चाहिए। धारा 183 में अभिकर्ता को नियोजित कर सकता है से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वह व्यक्ति जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्ययन है। अब वह व्यक्ति कौन व्यक्ति? मालिक। उस विधि के अनुसार जिस विधि के अंतर्गत वो किसी एजेंट को नियुक्त कर रहा हो, उस विधि के अंतर्गत वो क्या होना चाहिए? प्राप्त वय होना चाहिए और स्वस्थ चित होना चाहिए। अभिकर्ता नियोजित कर सकता है। मतलब एक मालिक को एजेंट नियुक्त करने के लिए स्वस्थ चित होना चाहिए और वयस्क होनी चाहिए। अतः धारा 183 के प्रावधानों के अनुसार जो व्यक्ति एजेंट नियुक्त या नियोजित करना चाहता है उसमें 2 सक्षमताएं होनी चाहिए। पहली, वह प्राप्त वय हो अर्थात वयस्क हो, तथा वह स्वस्थचित हो अर्थात उसमें उस एजेंसी से उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एजेंट नियुक्त करने वाले व्यक्ति में ये दोनों सक्षमताएं जो हैं वो एक साथ पूरी होना आवश्यक होगी। मतलब प्राप्त वय भी वो हो और स्वस्थ चित्त भी वो हो। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ ही होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हैं तो वो एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता। यानी कि वो वयस्क तो है, वो 18 वर्ष का तो है, लेकिन वो स्वस्थ चित्त नहीं है, वो पागल व्यक्ति है। वो समझ ही नहीं पाता है कि उसकी कंपनी का अच्छा और बुरा कैसे होगा, तो वो एजेंट की नियुक्ति नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो स्वस्थ चित्त है, वो बहुत अच्छे से सब चीज़ों को समझता है, पर वो 18 वर्ष की आयु का नहीं है, तो भी वो एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता है। मतलब ये दोनों चीज़ें एक साथ होना आवश्यक है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अभिकर्ता एजेंट नियुक्त करने वाला व्यक्ति अभिकर्ता बनने की सक्षमता रखता हो। अब जो एजेंट है वो एजेंट बनने के लिए योग्य होना चाहिए। धारा 184 में अभिकर्ता कौन हो सकता है के संबंध में प्रावधान दिया गया है। जहाँ तक कि मालिक और पर व्यक्तियों के बीच का संबंध है, मतलब मालिक और तीसरे व्यक्ति के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाला व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है। अब यहाँ आप एक शब्द पे ध्यान दीजिए, यहाँ दिया है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकेगा, किंतु कोई भी व्यक्ति जो प्राप्त वय और स्वस्थ चित्त ना हो तो अभिकर्ता ऐसे न हो सकेगा कि वह मालिक के प्रति ऐच्छिमन अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उत्तरदायी हो। इस प्रकार इस धारा में प्रयुक्त शब्दावली अभिकर्ता एजेंट कोई भी व्यक्ति हो सकता है के आधार पर
ये स्पष्ट कर दिया गया है कि प्राप्त वय व अप्राप्त वय मतलब कि बालिग और नाबालिग, स्वस्थ चित्त और अस्वस्थ चित्त दोनों तरह के व्यक्ति जो हैं वो एजेंट के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। अतः एजेंट होने के लिए वयस्क तथा स्वस्थ चित्त व्यक्ति होना अनिवार्य शर्त नहीं है। अवयस्क तथा अवयस्क चित्त व्यक्ति भी एजेंट नियुक्त किए जा सकते हैं। कैसे? देखिए, जब कोई व्यक्ति एजेंट के रूप में काम करता है तो एजेंट नियुक्त करने की जो आवश्यकता मालिक को क्यों पड़ती है कि वो अपना कार्य करवा सके तीसरे व्यक्ति से अपने संबंध पर व्यक्तियों को बनाना। तो एजेंट की नियुक्ति ऐसी होती है कि मालिक और तीसरे व्यक्ति के बीच में केवल संबंध को स्थापित कर सके। अतः एजेंट तो मालिक व पर व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करने का केवल एक माध्यम होता है, एक सेतु होता है उसका। इसलिए एजेंट के अवयस्क या अस्वस्थचित होने का मालिक व पर व्यक्तियों के बीच संबंधों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण एजेंट ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो संविदा करने के लिए सक्षमता नहीं रखता हो। मालिक स्वस्थचित होना चाहिए एजेंट नियुक्त करने के लिए, परंतु एजेंट के लिए ऐसी शर्त नहीं रखी गई है। क्यों नहीं रखी गई है? क्योंकि वो मालिक और पर व्यक्ति को मिलाने का केवल एक कार्य करता है। सारी शर्तें तो मालिक को देखनी है और तीसरे व्यक्ति को देखनी है। वो केवल उन दोनों के बीच की एक मीटिंग कराता है, उन दोनों के को जोड़ता है आपस में। तो इसलिए वो अवयस्क भी हो सकता है और अस्वस्थचित भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, एजेंसी के सृजन हेतु प्रतिफल की आवश्यकता नहीं। धारा 185 के अनुसार अभिकरण के सृजन के लिए कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत कुछ अपवादों को छोड़कर एक विधिमान्य संविदा के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक होता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये है, धारा 25 में कहा गया है कि कुछ अपवादों को छोड़ दें तो प्रतिफल जो है वो आवश्यक होता है प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन इस धारा 185 के अनुसार अभिकरण में इसका एक अपवाद है। अभिकरण के लिए प्रतिफल होना अनिवार्य नहीं है। अतः ये आवश्यक नहीं है कि एजेंट को एजेंसी के दौरान की गई अपनी सेवाओं के बदले में कोई पारिश्रमिक मिले, कोई मेहनताना मिले, कोई पैसा मिले। वह बिना पारिश्रमिक के भी कार्य कर सकता है। एजेंट प्रतिफल प्राप्त करे अर्थात नहीं करे, उसके अधिकार व कर्तव्य सामान्य रहते हैं। चाहे वो पैसा ले या ना ले, वो फ्री में काम कर रहा हो, लेकिन उसके जो अधिकार होते हैं एजेंट के रूप में, उसके जो कर्तव्य होते हैं एजेंट के रूप में, वो वैसे ही रहते हैं जो पैसा लेने वाले व्यक्ति के होते हैं। अंतर केवल इतना रहता है कि पारिश्रमिक पाने वाला एजेंट अपने मालिक द्वारा सौंपे हुए कार्य को करने के लिए बाध्य होता है, मजबूर होता है कि उसको करना ही है क्योंकि वो पैसे ले रहा है। जबकि बिना प्रतिफल वाला एजेंट अपने नियोक्ता द्वारा सौंपे गए कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं होता है। ये ध्यान रहे कि यदि बिना प्रतिफल वाले एजेंट ने एक बार कार्य प्रारंभ कर दिया तो उसे कार्य के प्रति उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी जितनी कि प्रतिफल वाले एजेंट को बरतनी पड़ती है। सीधा सीधा सा तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती। एजेंट जो है वो फ्री में भी किसी का कार्य कर सकता है, लेकिन फ्री में कार्य करने के लिए केवल इतना रहता है कि उस कार्य को करना ना करने के लिए वो बाध्य नहीं है। लेकिन जो पैसे लेते हैं वो बाध्य होते हैं मालिक के कार्य को करने के लिए। लेकिन फ्री में कार्य करने वाला एजेंट अगर एक बार अपने कोई मालिक का कार्य करने लग जाता है तो फिर उसके लिए जो अधिकार और कर्तव्य होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं जो पैसे लेने वाले के होते हैं, और उसको उस कार्य को पूरी सावधानी और सतर्कता से करना पड़ता है। चौथा पॉइंट है, स्वतंत्र सम्मति हो। संविदा के सामान्य तत्वों की तरह एजेंसी के सृजन के समय व एजेंसी चालू रहने के दौरान मालिक व एजेंट में किसी भी प्रकार का परपीड़न, असमय असर, कपट, मिथ्या उपदेशन, भूल के द्वारा जो सहमति है वो नहीं होनी चाहिए। मतलब जो सहमति प्राप्ति की जा रही है वो स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। एजेंट और मालिक दोनों में से किसी की भी सहमति जो है वो परपीड़न, असमय असर, कपट, मिथ्या उपदेशन या भूल के द्वारा नहीं होनी चाहिए। और पांचवा हमारा पॉइंट है जो आवश्यक तत्व हैं वो है विधिपूर्ण उद्देश्य व प्रतिफल।
मालिक द्वारा एजेंट को जिस कार्य या व्यवहार के लिए नियोजित किया जा रहा है वह विधिपूर्ण होना चाहिए। यदि एजेंसी के अंतर्गत एजेंट द्वारा किए गए कार्य या व्यवहारों के लिए कोई पारिश्रमिक दिया जा रहा है तो वह भी विधिपूर्ण होना चाहिए, विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई एजेंसी या एजेंट है तो वो उद्देश्य और प्रतिफल विधिपूर्ण होना चाहिए। मतलब आप चरस, गांजा इसके लिए किसी को एजेंट नियुक्त नहीं कर सकते हैं, या फिर आपका जो कार्य है वो तो सही है, लीगल है, पर आप प्रतिफल के रूप में जो पारिश्रमिक के रूप में अपने एजेंट को कोई ऐसी वस्तु नहीं दे सकते हैं जो कि विधिपूर्ण ना हो। जैसे कि आपके एजेंट ने कोई कार्य करा है तो आपने उसके बदले में उसको अफीम दे दी, चरस दे दी, गांजा दे दिया, तो ये जो है ये प्रतिफल जो है वो आपको विधिपूर्ण नहीं है। तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट करोगे एजेंसी का, उसके अंदर आपका उद्देश्य और प्रतिफल दोनों विधिपूर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने एजेंसी के आवश्यक तत्व क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।